हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना के अंदर कौन कौन आती है, जो ग्रंथियां होती है, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, इनका कार्य क्या होता है ना। उनके अंदर भी वो वृषण वाहिकाएं पाई जाती है, शुक्र वाहिकाएं पाई जाती है ना। इनको कलर प्रदान करती है, जो स्पर्म होता है उनको कलर प्रदान कौन करता है, व्हाइट कलर प्रदान कौन करता है, ये आज इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले कार्य है वो है, ये क्या है, वृषण। यानी जो वृषण होता है ये इसके अंदर का वृषण है, ठीक है। इसके बाहर का जो आवरण है इसे हम क्या कहेंगे, इसकी आंतरिक संरचना पढ़ने के लिए ये क्या है, एक वृषण कोश यानी स्क्रोटम है, वृषण कोश, ठीक है। वृषण कोश है यानी स्क्रोटम है, ठीक है। और ये क्या है, वृषण है। तो इनको दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, एक तंतु करता है यानी एक टिश्यू करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक, जिसे हम कहते हैं गुब्रेन्यूक्यूलम नाम का एक क्या होता है, तंतु होता है, ठीक है। जो इन स्पर्म को, इन वृषण कोश को, और ये स्पर्म है जिसको जोड़ने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, शुक्राणु, जो स्पर्म होता है, ये जो वृषण है, वृषण के अंदर क्या पाई जाती है, ये ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, यानी ये नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पालिकाएं पाई जाती है, पालिकाएं पाई जाती है, इन्हें हम पालिकाएं कहते हैं। तो इन पालिकाओं की जो संख्या है, इन पालिकाओं की जो संख्या है वो है 250 से 300, ठीक है। 300 तक की इनकी संख्या, इन पालियों की संख्या है। ये पालियां हो गई, यहाँ तक समझ आ गई। ये क्या है, पूरा वृषण कोश। देखो ये वृषण है, इसके बाहर का जो आवरण है इसे वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। वृषण कोश है, लेकिन जो वृषण है ये पूरा क्या है, वृषण है ना। ये वृषण है, इसके अंदर का, बाहर का जो आवरण है, इस आवरण को हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। टेस्टिक्युलर कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ये टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं, और ये वृषण कोश है ना। इसके बाह्य आवरण को कहते हैं, और ये वृषण है जिसके अंदर 250 से 300 क्या पाई जाती है, पालिकाएं, पालिका पाई जाती है ना। अब हम देखते हैं, ये पालिका है, ये पालिका है। इन पालिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, इन पालिकाओं के अंदर 1, 2 और या फिर 1 से 3 तक की हो सकती है, 3 है ना। एक पालिका के अंदर 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी। ये क्या है, शुक्र जनक नलिका, शुक्रजनक नलिकाएं, ये शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। अब इन शुक्रजनक नलिकाओं को देखने के लिए, हमारा शुक्रजनक नलिकाओं को देखने के लिए, इन शुक्रजनक नलिकाओं को पढ़ने के लिए 2 मिनट रुकना। हाँ, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इनको पढ़ने के लिए हम यहाँ बनाते हैं। जैसे ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इसको बनाएंगे यहाँ पे कि बड़ी वाली, देखो ये है, जैसे ये दोनों ये 3 शुक्रजनक नलिकाएं थी, जिसमें से हम 2 बनाते हैं। जैसे एक शुक्रजनक नलिका ये रही, और एक शुक्रजनक नलिका ये रही। ये कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, शुक्रजनक नलिकाएं, ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ठीक है। ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, जिनके बाहर का जो आवरण होता है, यानी ये बाह्य एक परत पाई जाती है, ये आवरण पाया जाता है, ये आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं, इस आवरण को कहते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया, ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। इस आवरण को हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया आवरण कहते हैं, ट्यूनिका प्रोपेरिया आवरण कहते हैं। और इसके जो आवरण है ये क्या करता है, ये आवरण क्या करता है, ये दोनों आवरण एक ही है, ये दोनों लोबल्स जो है एक ही है, यानी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स जो होती है ये एक ही है। इनको हम सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ट्यूनिका प्रोपेरिया इसका बाह्य आवरण है, जो इसकी स्पर्म की, यानी जो कहने का मतलब जो वृषण है उसकी रक्षा करता है, ठीक है, रक्षा करता है। अब हम देखते हैं, ये जो आधार कोशिकाएं हैं, ये क्या है, एक आधार कोशिकाएं हैं। ये एक, इसको नहीं बना रही मैं, इसको दिखा देती हूँ, ये आपको समझ आनी चाहिए, है ना। ये है आधार कोशिकाएं। क्या है, आधार कोशिका,
ये है आधार कोशिका, ठीक है। ये आधार कोशिका है जिनके अंदर क्या पाई जाती है, जिनके अंदर पाई जाती है नरजर्म कोशिकाएं, नरजर्म कोशिकाएं पाई जाती है। इन्हें कहते हैं हम नरजर्म कोशिका, नरजर्म कोशिका कहते हैं, है ना। और ये नरजर्म कोशिका, इनके अंदर क्या पाई जाती है, ये आधार कोशिकाएं हैं जिनके अंदर पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं, जिनके अंदर पाई जाती है सर्टोली कोशिका, ठीक है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है, ये तो समझ आ गई, ठीक है। ये समझ आ गई, नरजर्म कोशिका इन्हें कहते हैं, और ये है सर्टोली कोशिकाएं। और ये जो आधार कोशिकाएं हैं, जो आधार के ऊपर बनी हुई है ना, ये आधार कोशिकाएं। अब इनका कार्य देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो सर्टोली कोशिका, सबसे पहले इनका कार्य देखने के लिए इनको, ये सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती है, नरजर्म कोशिकाएं क्या काम करती है, और ये आधार कोशिकाएं क्या काम करती है, ट्यूनिका प्रोपेरिया इसका क्या काम करती है। तो इनको डिटेल से देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मस्तिष्क को। मस्तिष्क का क्या काम है, जो इसके ऊपर काम आएगा, उसीलिए मस्तिष्क को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क के अंदर 3 भाग होते हैं, ठीक है। जैसे ये मस्तिष्क है ना, ये क्या है, मस्तिष्क है, ये है मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क है जिसके 3 भाग है, अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, और तीसरा भाग है पश्च भाग, ठीक है। पश्च भाग है, पश्च भाग। अब अग्रभाग जो है, इसके भी 3 भाग होते हैं। मैं मेन भाग जो है वो बता रही हूँ, ठीक है। हमें इतना डिटेल से नहीं जाना, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, अग्रभाग है। अग्रभाग के 3 भाग होते हैं, लेकिन 2 ही पढ़ रहे हैं, प्रम मस्तिष्क, और दूसरा क्या है, डायेंसीफेलोन, ठीक है। तीसरा आवरण भी है, लेकिन हमें क्या पढ़ना, अग्रभाग है जिसके अंदर 2 भाग है वापस, ठीक है। अग्रभाग के 2 भाग है, प्रम मस्तिष्क और डायेंसीफेलोन। अब हम देखते हैं ये डायेंसीफेलोन जो है, डायेंसीफेलोन क्या करता है, डायेंसीफेलोन के 3 स्तर है, ठीक है। 3 स्तर है, यानी 3 स्तर पे पाया जाता है, ये 3 स्तर है। पहला स्तर क्या है, देखो ये साइड का स्तर है, ठीक है। साइड का जो स्तर है, साइड का स्तर जो है, इसे हम क्या कहते हैं, साइड का स्तर जो है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे थैलस। क्या कहेंगे, देखो निचले भाग को हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। साइड के भाग को हम क्या कहेंगे, ये जो साइड का भाग है, इस साइड के भाग को हम क्या कहेंगे, यानी ऊपर के भाग को क्या कहेंगे, इसके स्तर को बता रही हूँ मैं। ये जो स्तर है, ऊपर का जो भाग है, ऊपर के भाग को हम क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस कर दिया। फिर हमारा जो आता है, इधर आता है थैलेमस, थैलेमस आ गया। और ऊपर का भाग को हम कहते हैं इपीथैलेमस कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा हुआ है इसको मैं मिटा रही हूँ। सबसे पहले मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर 3 भाग है, अग्रभाग के 3 भाग है, जिसमें से प्रम मस्तिष्क और डायेंसीफेलोन भाग है। तो जो भाग है, डायेंसीफेलोन भाग है, जिसके 3 स्तर है, 3 स्तर है। पहला है इपीथैलेमस जो ऊपर का भाग है, दूसरा है हाइपोथैलेमस जो नीचे का भाग है, ठीक है, और तीसरा है थैलेमस, ठीक है। समझ आ गई। अब हमें इसका और डिटेल पढ़ना है, ठीक है। ये इतना से पढ़ना है यहाँ पे डायेंसीफेलोन, और ये हमें ओनली फॉर पढ़ना है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस को पढ़ना है, जैसे ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, जिससे कौन जुड़ी हुई है, पीयूष ग्रंथि, जिससे जुड़ी हुई है पीयूष ग्रंथि। अब हम देखते हैं, पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, पश्च भाग, ठीक है। पश्च भाग, ये 3 भाग होगी इसके, ठीक है। तो ये अग्रभाग जो है,
अब हमारा जो मेन टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग है, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ये अग्र भाग क्या करता है? अब ये हाइपोथैलेमस जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH। ठीक है, GnRH हार्मोन है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये रिलीज करता है या फिर डेवलप विकास करता है, यानी ये GnRH हार्मोन निकालता है। निकालने के बाद ये GnRH हार्मोन जो है अग्र पीयूष ग्रंथि के पास आता है। पीयूष ग्रंथि के बाद अग्र पीयूष ग्रंथि के पास आता है। ठीक है, आने के बाद ये क्या करता है, इसे बोलता है, यानी इसे अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है जिससे ये अग्र पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन निकालती है। एक तो है LH और दूसरा है FS और H, यानी इसका मतलब है ल्यूटेनाइजिंग, और इसका मतलब है ये हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, और ये क्या है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन रिलीज करता है। अब हम देखते हैं ये मध्य भाग जो है, ये मध्य भाग अल्प विकसित होता है। ये पीयूष ग्रंथि का अल्प ग्रंथि जो है, मध्य भाग जो है पीयूष ग्रंथि का, मध्य पीयूष ग्रंथि जो है अल्प विकसित होती है, और ये पश्च पीयूष ग्रंथि डायरेक्ट क्या होती है, मस्तिष्क से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये अग्र पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन रिलीज करती है, LH और FSH। तो LH हार्मोन जो है वो अग्र पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है। तो LH हार्मोन का काम क्या होता है, ये जो क्या है, नरजन्म कोशिकाएं, यहाँ क्या पाई जाती है, ये जो कोशिकाएं है, यानी ट्यूब्यूल्स है, जिसके बाहर क्या पाई जाती है, नर अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका, है ना, ये कोशिकाएं हैं, या फिर ये वाली, है ना। तो ये जो कोशिकाएं हैं, LH हार्मोन क्या करेगा, इन अंतराली कोशिकाओं को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। LH हार्मोन इन कोशिकाओं को प्रेरित करेगा, इन अंतराली कोशिकाएं हैं इनको प्रेरित करेगा। इनको प्रेरित करने के बाद ये जो कोशिकाएं हैं ये हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन नर के अंदर, जब नर जो है 12 से 14 वर्ष का होता है तब उसके अंदर हार्मोन रिलीज करती है। ये तभी काम करती है, ये जो कोशिकाएं हैं जब नर 12 से 14 वर्ष का होता है तब ये सब प्रोसेस है काम करती है। ठीक है, तो काम करती है, तो ये क्या है, नरजन्म अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाओं को LH हार्मोन प्रेरित करता है, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है प्रेरित करता है और कहता है, मतलब प्रेरित करने का मतलब उसको कहता है कि भाई तू हार्मोन रिलीज कर। तो ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं ये हार्मोन रिलीज करती है। उन हार्मोनों का नाम क्या है, पुंजन हार्मोन। पुंजन हार्मोन क्या होता है, नरजनन तंत्र जो होता है उसका एक समूह होता है, हार्मोन जो होते हैं उनका समूह होता है, जिसमें से एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन एक हार्मोन है लेकिन वो एक मेन हार्मोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो अपना मेन हार्मोन है। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अपना क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, पहले बात क्या है, पुंजन। पुंजन क्या है, पुंजन, गुंजन नहीं, पुंजन। ठीक है, पुंजन क्या है, पुंजन एक नरजन तंत्र होता है जिसका नरजन तंत्रों का जो समूह है, हार्मोन जो होते हैं उनका समूह है पुंजन। पुंजन क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन निकालता है, और एंड्रोजन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन निकालता है, लेकिन ये मेन हार्मोन नहीं है। और हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेन हार्मोन है। ये टेस्टोस्टेरोन मानव के अंदर जो नर होता है उसके अंदर क्या करता है, जब ये दो तरह की प्रोसेस करता है। एक तो है मादा लैंगिक जनन, क्या करता है, लैंगिक कहने का मतलब तुम समझोगे नहीं, है ना। तो ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद टेस्टोस्टेरोन निकलता है, तो वो क्या करता है, जब नर होता है उसके अंदर दाढ़ी मूंछ जो आ जाती है और जो शुक्राणु है वो बनना
स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें रिलीज करने के लिए वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये काम करता है, डाडी आ जाती है, मूछें आ जाती है ना। तो जब बच्चा छोटा होता है तब ये तो प्रोसेस चालू होती नहीं है। जब वो होता है, बच्चा जन्म लेता है, तब तो उसके डाडी नहीं आती। लेकिन वो जब 14 से 12 वर्ष से 14 वर्ष का होता है, तब ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन क्या करता है, ये ग्रोथ करता है ना। जो दाढ़ी आ जाती है, मूछें जो है ये सब आने लग जाती है ना, ये काम करता है। फिर बाद में हम देखते हैं, है ना, अब देखते हैं एफएसएच हार्मोन। ये क्या करता है, सर्टोली कोशिका को क्या करता है, सर्टोली कोशिकाओं को क्या करता है, सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। प्रेरित करने के बाद ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एबीपी, यानी कौन सा हार्मोन करती है, एबीपी। एबीपी क्या है, तुम समझोगे एबीपी सबसे पहले न्यूज आती है, न्यूज नहीं आती है, न्यूज नहीं है ये हार्मोन है। क्या हार्मोन है, हार्मोन क्या, कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये हार्मोन है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन, बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन है, जो क्या करता है, ये सर्टोली कोशिकाएं निकालती है, एबीपी को निकालती है। क्यों निकालती है, क्योंकि ये एबीपी जो काम है, इसका एबीपी का काम है, ये जो ये क्या है, अंतराली कोशिकाएं हैं, अंतराली कोशिकाएं इस ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाए। अंदर आने के बाद क्या करेगी, अंतराली कोशिकाएं जो है, मतलब अंतराली कोशिकाएं अंदर आने के बाद क्या करेगी, नरजन्म कोशिकाएं जो है इनको प्रेरित करेगी, इनको क्या उत्साहित करेगी कि तू है ना नर स्पर्म जो है उनको बना और बना और बना। इनका काम होता है, अंतराली कोशिकाओं का ये काम होता है, ठीक है। अंतराली कोशिकाएं को अंदर लाने का काम एबीपी का होता है। एबीपी यहाँ तक लाती है, यहाँ तक लाने के बाद ये नरजन्म कोशिकाएं क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, ठीक है। ये क्या करती है, नरजन्म कोशिकाएं शुक्राणु निर्माण करती है। इसके बाद की प्रोसेस देखते हैं, इतनी सी बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं, मिटा रही हूं मैं, नरजन्म कोशिकाएं होती है स्टेरोन। और हाँ, हम देखते हैं सबसे पहले कि ये ये जो पालिकाएं थी, ठीक है, ये क्या थी, पालिकाएं थी, इसके बाहर क्या जो आवरण है, ठीक है। ये पालिकाएं क्या करती है, ये सारी पालिकाएं एक साथ मिलके क्या करती है, एक साथ मिलकर एक गुच्छा बनाती है, एक गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, एक गुच्छा इस तरह से बनाती है। देखो ये क्या है, वृषण है, ठीक है। वृषण के बाहर क्या पाया जाता है, ये वृषण कोष पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, जैसे ये पालियां है, ठीक है, ये पालियां है, ये पालियां क्या करती है, ये किनारे पर क्या बनाती है, गुच्छा बनाती है, गुच्छा बनाती है, गुच्छा बनाती है, जिसे हम कहते हैं जालिका। वृषण जालिका बनाती है, जालिका, ठीक है, वृषण जालिका बनाती है। वृषण जालिका बनाने के बाद क्या करती है, वृषण जालिका से हल्की हल्की क्या निकलती है, नलिकाएं निकलती है, हम जिसे हम कहते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिकाएं नलिका, शुक्रवाहक नलिकाएं कहते हैं, है ना, शुक्रवाहक नलिकाएं कहते हैं। अब ये शुक्रवाहक नलिका यहाँ तो निकलती है, लेकिन ये खुलती किसके अंदर है, तो ये क्या पाया जाता है, जो वृषण होता है, अधिवृषण जो होता है, क्या है, अधिवृषण, जिसके अंदर आके ये खुलती है, अधिवृषण, इसे कहते हैं अधिवृषण, अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। पहला है अपरस, दूसरा है तीसरा है कोडो या कोड़ा, ठीक है। ये 3 भाग है, लेकिन हमें इसका कोई काम नहीं है, ना तो कोई बताना नहीं है, ठीक है, छोड़ो। अधिवृषण है, ठीक है, ये अधिवृषण है, ठीक है, ये अधिवृषण है। ये क्या करेगा, इसके अंदर खुलती है, ये नलिका खुलती है। जैसे ही ये खुलती है तो एक नलिका का निर्माण करता है, ये एक पतली सी नलिका का निर्माण करता है, एक पतली सी नलिका का निर्माण करता है, जो क्या होती है, कुंडलित होती है। इस तरह की नलिका होती है, जिसकी निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं शुक्रवाहक,
शुक्रवाहक का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं ये जो प्रोसेस है अधिवृषण का काम क्या है। अधिवृषण का काम है जो शुक्राणु होते हैं जब नर उत्तेजित होता है तो उन शुक्राणुओं को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, जिससे वो जल्दी से रिलीज कर देता है ना। तो ये अधिवृषण जो है उनको रिलीज करने का काम, मतलब स्टोर करने का काम करता है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि जो ग्रंथियां होती है ना, ग्रंथियां होती है उनके बारे में देखेंगे। 3 ग्रंथियां होती है। पहली ग्रंथि है शुक्राशय ग्रंथि जो सबसे बड़ी होती है। पहली ग्रंथि है शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथियां है ना, ग्रंथि सारे ग्रंथियां, मेन ग्लैंड्स है ना, इनको हम सहाय ग्रंथियां कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय शुक्राशय ग्रंथि। दूसरी है प्रोस्टेट, तीसरी काउपर्स। ये ग्रंथियां हम देखते हैं। शुक्राशय ग्रंथि जो होती है उसका कार्य क्या होता है। शुक्राशय ग्रंथि का काम होता है जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु होते हैं, ये तीनों ग्रंथियां क्या करती है, ये तीनों मिलके एक तरल यानी जो प्लाज्मा, सुक्रिय प्लाज्मा जो होता है उसको काम करती है, उसको बनाने का काम करती है, सुक्रिय तरल पदार्थ बनाने का काम करती है, सुक्रिय प्लाज्मा बनाने का काम करती है। तीनों ग्रंथियां सुक्रिय प्लाज्मा बनाने का काम करती है, सुक्रिय प्लाज्मा बनाने का काम करती है। तीनों का काम है सुक्रिय प्लाज्मा बनाने का। लेकिन अलग अलग प्रोसेस और होती है। जो शुक्राशय ग्रंथि है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और उसके बाद ये कितना परसेंट सुक्रिय प्लाज्मा बनाती है, 60% सुक्रिय प्लाज्मा बनाती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ये दोनों काम करती है। और दूसरा काम क्या है, ये जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज क्या है, एक शर्करा है। फ्रक्टोज जो नर के अंदर पाई जाती है, ये मेन है, याद रखना। अभी एक आगे जो प्रोसेस है वो बता देंगे, है ना। तो फ्रक्टोज कौन है, फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज जो होता है ये क्या है, शर्करा, ठीक है। ये शर्करा है, एक फ्रक्टोज शर्करा है जिसको क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये फ्रक्टोज क्या करेगा, ये फ्रक्टोज जो शुक्राणु है उनको क्या है, पोषण देने का काम करेगा। अब ये फ्रक्टोज जो एक बार ये फ्रक्टोज से नाम याद आया कि जो महिला, जो लड़कियां होती है जिनका रेप हो जाता है ना, कभी कभी रेप हो जाता है उनका, तो जो चेक होता है यानी फोर्स स्कैन होता है, यानी चेक जो होता है, टेस्ट जो होता है उनका, वो कैसे होता है। जो फ्रक्टोज है वो जो महिला है यानी जो भी हो, लड़की है वो, जिसके अंदर महिलाएं जो होती है उनके अंदर फ्रक्टोज नहीं पाया जाता, और जो नर होता है उनके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। जो नर है उनके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है और मादा के अंदर फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। तो वो जो नर जो है वो जब उस महिला के पास या कुछ भी करता है, वो मतलब उसके पास जबरदस्ती करता है, तो वो जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर वो फ्रक्टोज जो है उसके मादा के पास चला जाता है, जिससे वो टेस्ट होता है और जिससे पता चलता है अगर मादा के पास ये फ्रक्टोज है तब पता चलता है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है इस फ्रक्टोज से, बाकी अन्यथा नहीं हुआ। पर फिर भी ये पता, और भी प्रोसेस होती है जिससे पता लगाया जा सकता है, लेकिन एक फ्रक्टोज ही है जिससे अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं, क्योंकि जब लड़कियां होती है उनके अंदर फ्रक्टोज नहीं पाया जाता और मादा नर जो होते हैं उनके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। हम देखते हैं प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब दूसरी बात है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है जो शुक्राणु होते हैं उनको क्या है, गंध प्रदान करना। जो शुक्राणु होते हैं उनके अंदर स्मेल आती है, बुदबू आती है ना, तो वो बुदबू जो है उनको प्रदान करते हैं, तो वो बुदबू मारेगा, ठीक है। और दूसरा काम है जो शुक्राणु को, पहली बात कि गंध प्रदान करता है, गंध प्रदान करता है। दूसरी बात है शुक्राणु को और क्या करता है, दूधिया
रंग प्रदान करता है, दूधिया रंग प्रदान करता है। ये दोनों काम क्या करता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि क्या करती है? काउपर्स ग्रंथि का काम क्या है कि वो जो शिश्न होता है जिससे मूत्र भी निकलता है और जो शुक्राणु है वो दोनों निकलते हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे निकलते हैं। तो काउपर्स ग्रंथि का काम होता है पहले जब नर जो है वो यानी जो सुसु करता है, यानी सुसु करता है, ठीक है, तो वो जो मूत्र है उसका मूत्र है वो निकलता है। तो वो मूत्र है, वो मूत्र के अंदर क्या है, अम्लीयता पाई जाती है। अम्लीयता पाई जाती है उस मूत्र में, क्या पाई जाती है, अम्लीयता। अम्लीयता, उस मूत्र में अम्लीयता पाई जाती है। तो वो जो मूत्र है वो बंद होने के बाद क्या करता है, वो अम्लीयता रह जाती है। तो काउपर्स ग्रंथि जब शुक्राणु आता है तब काउपर्स ग्रंथि का काम होता है अम्लीयता को नष्ट करना। अम्लीयता को नष्ट नहीं करेगा तो वो शुक्राणु जो है वो नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मूत्र होता है उसके अंदर अम्लीयता पाई जाती है, तो अम्लीयता की वजह से शुक्राणु नष्ट ना हो, है ना। इसलिए जो काउपर्स ग्रंथि जो है वो अम्लीयता को नष्ट कर देती है। ठीक है, अम्लीयता को नष्ट करने के बाद क्या करती है, जो काउपर्स ग्रंथि अम्लीयता को नष्ट कर देती है, इतना काम होता है इसका। फिर उसके बाद वो जो शुक्राणु है वो अच्छे से निकल जाते हैं और निकलने के बाद क्या करते हैं, वो नष्ट नहीं होते। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन सा रह गया हो, जैसे ग्रंथियों के अंदर कौन रह गया हो तो बता देना। ठीक है, हम कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।